चलिए, तो जैसा कि हम बोले थे कि हम सिविक्स का बहुत जल्दी लेक्चर लेके आ रहे हैं, तो आज वो इंतज़ार ख़त्म होता है। सिविक्स का लेक्चर हम फाइनल रिवीजन आपके लिए श्योर शॉर्ट रिवीजन लेके आ गए हैं, जिसमें हम आज लोग सिविक्स का जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका तैयारी में और ज़्यादा इजाफा हो सके और आपकी तैयारी को एकदम एक लंबी एक नई ऊंचाई मिल सके और आपको आसानी हो सके अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर और भी अच्छा बनाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन कवर होता है सिविक्स का और हिस्ट्री का। तो ये दो टॉप जो है आपका सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सिविक्स में जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम लोग जो आज सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे वो एक होगा आपका फेडरलिज्म वाला चैप्टर, जो आपका चैप्टर 2 है, ओके। और दूसरा आपका चैप्टर होगा जेंडर कास्ट, जो आपका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जेंडर कास्ट एंड रिलीजन, जिसको हम लोग ज़्यादा से अच्छे से फोकस करेंगे। और तीसरा जो चैप्टर जिस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। ये 3 चैप्टर पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी ऐसा नहीं है कि हम आपके दोनों चैप्टर को स्किप करेंगे, उसको भी बताएंगे, बट उसको इन शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, इन शॉर्ट में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं कि पहला चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसको हम करेंगे वो है पावर शेयरिंग। पहले हम लोग पावर शेयरिंग पे आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फेडरलिज्म में जाएंगे, क्योंकि पावर शेयरिंग का भी कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना बन सकती है, तो क्यों हम उसको स्किप करें, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो पावर शेयरिंग जैसा कि आप लोग को पता है कि पावर शेयरिंग में क्या होता है, मोस्टली पावर्स जो होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, पावर्स डिवाइडेड होते हैं। अब पावर्स कहीं कहीं पे डिवाइडेड होते हैं, कहीं के पे पावर्स किसी एक के पास होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको पावर शेयरिंग में 2 क्वेश्चंस, 2 में से कोई एक तो हमेशा पूछेगा कि या तो एक्सप्लेन द बेल्जियम फॉर्म, एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम या फिर श्रीलंका। ये 2 में से एक क्वेश्चन आपको 100% रहने वाला है, इन बेल्जियम या फिर श्रीलंका, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको पक्का रहेगा, या तो बेल्जियम का केस पूछेगा और या तो आपको श्रीलंका के केस पूछे। तो बेल्जियम में जैसे हमको पता है कि इन शॉर्ट हम बताएं कि बेल्जियम यूरोप का, अगर आप कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि बेल्जियम एक बहुत ही छोटा कंट्री यूरोप का, ठीक है। उसमें मेनली बॉर्डर्स जो वो शेयर करता है और वो बहुत ही स्मॉल है, इवन हमारे हरियाणा से भी स्मॉल है। उसका बॉर्डर शेयरिंग अगर देखें तो जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस से उसका बॉर्डर नहीं शेयर होता है, ठीक है। और उसका कंपोजिशन जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे 59% जो है सारे बेल्जियम में से सारे लोग में जो 59% है वो कहाँ रहते हैं, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो बेल्जियम की अगर हम बात करें तो उसका जो कंपोजिशन है वो ऐसा है कि 59% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, तो 59% लोग हमारे बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो क्या हैं, तो डच स्पीकिंग है। यानी मेजॉरिटी किसकी है, तो डच स्पीकिंग है। जो 40% लोग हैं वो 40% कहाँ रहते हैं, तो वो 40% रहते हैं वेलोनिया रीजन में और वो क्या स्पीक करते हैं, तो वो फ्रेंच स्पीक करते हैं। यानी माइनॉरिटी में फ्रेंच जो है वो किस में है, तो माइनॉरिटीज़ में है। इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। फ्रेंच स्पीकिंग। और जो बचे हुए जो आपके मान लीजिए जो 1% है वो जर्मन है, 1% जो है वो जर्मन है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें कि ये तो पूरे आपके इसका बात है, बेल्जियम का बात है, बट बेल्जियम में का जो कैपिटल था, बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स की भी बात करते हैं, तो वहाँ भी इतनी कंपोजिशन इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट उल्टा है। ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम का, वहाँ अगर हम बात करें तो उसमें जो है 80% फ्रेंच हैं
यानी मेजॉरिटी यहाँ पे फ्रेंच हैं और जो 20% है 20% है वो 20% क्या है, तो वो 20% डच है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि बेल्जियम में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई कि माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो ज़्यादा अमीर है। मतलब बेल्जियम में 40% जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग जो कि माइनॉरिटीज़ हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। डच स्पीकिंग जो मेजॉरिटी में है उनको ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू में नहीं हो पाया। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन काफ़ी बाद में उनको मिला, जिसके वजह से डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में टेंशन आया। तो एक क्वेश्चन और शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट राइजेस टेंशन बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग। ये क्वेश्चन आपसे इन शॉर्ट बोल आ सकता है, तो आप उसमें ये आंसर कर लीजिएगा कि फ्रेंच और डच स्पीकिंग में टेंशन इसलिए राइज हुआ क्योंकि फ्रेंच जो कि माइनॉरिटीज़ में है वो ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल डेवलप्ड है, और जो डच जो कि मेजॉरिटी में है उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बाद में हुआ, एजुकेशन उनको बाद में मिला। ठीक है, उसके बाद ये हो गया इसकी बात। उसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका की बात करते हैं। अब हम लोग श्रीलंका की बात करते हैं कि वहाँ क्या दिक्कत हुई थी। तो श्रीलंका में किस तरीके का पावर शेयरिंग है, श्रीलंका में इथनिक कंपोजिशन क्या है। तो श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका में तमिलनाडु के एकदम सदर्न कोस्ट में आता है। वहाँ पे लगभग 2 करोड़ पॉपुलेशन है। ठीक है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर है ना। श्रीलंका की अगर इथनिक कंपोजिशन की बात करें उसमें 74% लोग सिन्हला स्पीकिंग हैं। 74% जो है सिन्हला स्पीकिंग है, सिन्हला स्पीकर है। ठीक है, और 18% जो है 18% वो तमिल स्पीकर है, तमिल स्पीकर। अब इसमें जो तमिल स्पीकर ये 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जो 13% है 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स हैं, और जो 5% है वो 5% कौन है, तो वो 5% इंडियन तमिल्स हैं। अब लेकिन सर ये 5% इंडियन तमिल्स कहाँ से आ गए, तो ये 5% इंडियन तमिल्स इंडिया से गए। जो इंडिया में हमारे जो पूर्वज जो श्रीलंका में जाके शिफ्ट कर गए, ऐसे प्लांटेशन वर्कर्स वहाँ पे काम किए कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे वो लोग श्रीलंका में जाके काम किए, वहीं बस गए। वही 5% जो है आपके इंडियन तमिल्स कहलाते हैं। अब इसमें जो मोस्टली जो सिन्हला स्पीकिंग पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं, और जो इसमें तमिल्स वो या तो हिंदूज़ हैं या फिर मुस्लिम्स हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, या तो हिंदूज़ हैं या फिर मुस्लिम्स हैं। अच्छा, इसका जो 7% रह गया 7%, ठीक है, वो 7% कौन है, तो क्रिश्चियन है। 7% कौन है, तो क्रिश्चियन है, और वो क्रिश्चियन दोनों हैं, तमिल भी हैं और सिन्हलास भी हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद, ये हो गया श्रीलंका का। अब पावर शेयरिंग में अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में, ये तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका और बेल्जियम। तो इथनिक कंपोजिशन में ये दोनों आप बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अब जो दूसरा क्वेश्चन आपसे इससे पूछ सकता है वो यही है, एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन ये हो गया। पहले हम आप लोगों को इथनिक कंपोजिशन बता दिए जिससे क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सप्लेन द इथनिक कंपोजिशन। इसको हम करेक्ट कर देते हैं, अगर एक्सप्लेन द ethnic composition, explain the ethnic composition of Belgium, composition of ठीक है, composition of Belgium या श्रीलंका, बेल्जियम या श्रीलंका। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये इसका आंसर हम आपको बता दिए। ठीक है, दोनों का इतनी कंपोजिशन बता दिए। एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है और दूसरा क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग,
कि कैसे वहाँ पावर शेयरिंग हुआ। पहले हम बात करें फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की पावर शेयरिंग कैसे हुई, इन शॉर्ट हम आपको सब बता रहे हैं कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग कैसे हुआ। तो श्रीलंका जो है 1948 में इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है। उस समय ये लोग क्या सोचे कि जब 1948 में इंडिपेंडेंस हुआ तो दे थॉट, ठीक है, ये लोग क्या सोचे, दे अडॉप्टेड, ये लोग क्या सोचे कि हम लोग क्यों ना एक मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करते हैं, मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये लोग क्या अडॉप्ट किए, मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किए। और ये लोग सोचे कि ये लोग क्या सोचे कि स्टैब्लिश हम लोग सब बिल करके जो सिन्हलास का सुप्रीमेसी है उसको इस्टेब्लिश करेंगे, सिन्हला सुप्रीमेसी, ठीक है, सिन्हा सुप्रीमेसी, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने 1956 में क्या किया, 1956 में एक एक्ट पास किया, जिस एक्ट में क्या हुआ कि सिन्हलास क्या बन गया, सिन्हला बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हला जो क्या बन गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हला बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हला क्या बन गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। चीज़ आप लोग इसको याद रखें, ठीक है। उसके बाद यहीं पे बात नहीं रुकी है, समझे। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग तमिल को साइडलाइन कर दिए और ये लोग क्या किए, प्रेफरेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट किए। प्रेफरेंशियल पॉलिसी को इन्होंने अडॉप्ट किया, प्रेफरेंशियल पॉलिसी को इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया। और सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं किया, यानी कि वहाँ पे क्या अडॉप्ट किया कि जो यूनिवर्सिटीज़ का पोजीशन है, जो गवर्नमेंट्स का जॉब है, वहाँ पे सिन्हलास लोगों को ज़्यादा बढ़ाया गया, ठीक है। और ये लोग जो बुद्धिज़्म को भी फोस्टर किए, यानी एक्सपैंडेड बुद्धिज़्म, क्योंकि इनका मेन रिलीजन क्या था, बुद्धिज़्म था। तो ये लोग बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा क्या किए, एक्सपैंड किए, ठीक है। और यही नहीं, उसके बाद धीरे धीरे करके जितने भी तमिल्स हैं उनको अलग थलग कर दिया गया। तो उनको जो है अलग थलग का फीलिंग होने लगा, एलिनेशन फीलिंग आने लगी। उनको लगा कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट लीडर्स लोग उसको लीड कर रहे हैं। और जिनसे लगा कि जितने भी तमिल्स उनको लगा कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो कल्चर है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, साइडलाइन कर रहे जा रहे हैं, उसको डिनाई किया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद उन लोगों को उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको इग्नोरेंस मिल रही है, जिसके वजह से जो रिलेशन है आपके श्रीलंकन और तमिल्स के बीच, वो रिलेशंस ख़राब होने लगा। और धीरे धीरे करके ये लोग तमिल्स लोग अपना स्ट्रगल स्टार्ट किए, ये लोग अपना डिमांड किए। ये लोग तमिल्स क्या किए, तमिल्स जो हैं ये लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए। तमिल्स लॉन्च्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई तमिल्स ने, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई। और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं बनाई, ये लोग डिमांड किए कि भाई हम लोगों को क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, हम लोगों को बराबरी का हक चाहिए, हम लोग को भी राइट्स चाहिए, हम लोग को भी जो है गवर्नमेंट जॉब में अपना अपना पोजीशन चाहिए, हम लोग को भी चाहिए भाई कि हम लोगों को भी एजुकेट हो, हम लोग को भी हमारे डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाए। लेकिन इसको इग्नोर किया गया और एट लास्ट फिर से तमिल्स ने क्या डिमांडेड कि भाई अब जब हमारी डिमांड भी नहीं सुनी जा रही है तो एक काम कीजिए, आप इतना ही दिक्कत है तो एक सेपरेट नेशन कर दीजिए। डिमांडेड इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। लेकिन इसको भी जो है नहीं माना गया और एट लास्ट जो नहीं माना गया, कन्फ्लिक्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो जिसकी वजह से क्या हो गया, सिविल वार हो गया, लेडेड टू सिविल वार, जिसमें हज़ारों लोग बेघर हो गए, हज़ारों लोग मारे गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमने मेजोरिटेरियन फॉर्म से गवर्नमेंट अडॉप्ट किया तो सिविल वार हो गया, जो है जब यहाँ पे हम लोग डोमिनेंस की माइनॉरिटीज़ के साथ, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, सिविल वार हो गया। उसकी हम लोग बात करेंगे बेल्जियम की, कि बेल्जियम में क्या हुआ, ठीक है। बेल्जियम में क्या हुआ, अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में हमने देखा कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था, जो है डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से डाइवर्सिटीज़ इतना ज़्यादा था कि 2 बार अमेंडमेंट हुआ, 2 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, 2 बार अमेंडमेंट। और क्यों अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थी। अमेंडेड का मतलब क्या होता है, बदलाव, चेंज, संशोधन। कब अमेंडमेंट हुआ, डेट याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है, एक बार 1970 में और एक बार 1993 में, 1993
ये याद रखिए 1993, ठीक है। 2 बार इसको क्या किया, अमेंड किया गया, ठीक है। और लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जिससे और सबको एक किया गया। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमने क्या देखा कि हमारे जो बेल्जियम में जो ये थी डाइवर्सिटीज़ थी, उसको एलिमिनेट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और आगे चल के इसको जो है जब हमने देखा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या नया कॉन्स्टिट्यूशन बना कि इसमें जो पॉलिटिकल क्या क्या अरेंजमेंट हुई इसमें, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। सबसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये किया गया कि जितने भी नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर है, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स वो बराबर होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स वर इक्वल, सब बराबर होंगे, ना ही फ्रेंच के लोग ज़्यादा होंगे ना ही डच। भले ही डच मेजोरिटी में है, भले ही फ्रेंच माइनॉरिटीज़ में हैं, लेकिन मिनिस्टर्स की बात करें तो उसमें सब बराबर होंगे। किस में, इन सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब केंद्र सरकार में जो गवर्नमेंट होगी उसमें जितने भी मिनिस्टर्स होंगे डच और फ्रेंच के, वो बराबर होंगे। कोई अलग ये नहीं होंगे कि डच का ये ज़्यादा है, जो है मेजोरिटी में है तो उनके मिनिस्टर ज़्यादा होंगे। और कुछ स्पेशल लॉज पास किया गया, स्पेशल लॉज फॉर माइनॉरिटीज़, कुछ स्पेशल लॉज बनाया गया। किन के लिए बनाया गया, तो स्पेशल लॉज माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में सबको बराबर का पावर्स दिया गया, ठीक है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना पावर दिया है तो बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होंगी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अधीन नहीं होंगी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये भी किया गया। अब देखा गया कि सेंट्रल में इतनी ज़्यादा जो है इक्वालिटी आई, तो अब ब्रुसेल्स की भी बात हुई कि भाई ब्रुसेल्स में तो थोड़ा अलग है, ब्रुसेल्स में फ्रेंच माइनॉरिटीज़ में है, डच माइनॉरिटीज़ में है। लेकिन अब होता है ना कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देगा। तो फ्रेंच वाले को लगा कि भाई जब हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में हमको इतना प्रेफरेंस मिला, इंस्पाइट कि हम लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में भी क्यों डच जो माइनॉरिटीज़ में उनको हम अलग करेंगे। तो ब्रुसेल्स में भी क्या हुआ, वहाँ पे भी क्या किया गया, बोला गया कि ब्रुसेल्स में भी क्या हुआ, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ। वहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ब्रुसेल्स में भी क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये चीज़ें हुई वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे भी डच और ये लोग सेम मिनिस्टर्स थे, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे, तो वही चीज़ इन लोगों ने अडॉप्ट किया। और इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी अडॉप्ट की। ये भी चीज़ याद रखिएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी अडॉप्ट किए। कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी इन्होंने अडॉप्ट किया। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या हो गया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करेंगे, इलेक्टेड बाय द पीपल। कम्युनिटी गवर्नमेंट को जो है इलेक्ट कौन करेंगे, इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग उनको इलेक्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल। और पीपल और ये भी चीज़ याद रखिएगा, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ये चीज़ आप लोग, तो ये थी आपकी। तो हमने क्या देखा कि इंस्पाइट की बेल्जियम में बहुत कॉम्प्लिकेशंस था, बहुत दिक्कतें थी, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद अरेंजमेंट इतना अच्छा हुआ कि वहाँ पे किसी भी तरीके की कन्फ्लिक्ट नहीं हुई। भले ही मेजोरिटीज़ में माइनॉरिटीज़ में हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कोई लैंग्वेज के हिसाब से सरकार नहीं बनी, कोई माइनॉरिटी मेजोरिटी के हिसाब से सरकार नहीं बनी। सरकार किस हिसाब से बनी, बराबरी के हिसाब से सरकार बनी कि सबको बराबर का हक दिया जाए, क्वालिटी के हिसाब से गवर्नमेंट बनी, जिसकी वजह से ब्रुसेल्स को आगे चल करके यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चूज़ किया गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई ब्रुसेल्स वाज चोजन एज द यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर्स। कि आप तो आंसर क्या लिखे कि इंस्पाइट वेरियस कॉम्प्लिकेशंस इन बेल्जियम, इंस्पाइट की मेनी पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन बेल्जियम वर लिविंग, बट
but the forms of power sharing in Belgium, the method of forms of power sharing in Belgium provided equality amongst the French, Dutch, and other communities living there, which make possible for all the people to live together, which help them to people to live together and in a peaceful manner. Therefore, Brussels was adopted as the headquarter of the European Union. तो इसी को आप आगे और अपने वर्ड्स में करके लिख सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसे ये भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन, एक क्वेश्चन लास्ट ये भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन मॉरल एंड प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये बहुत बार आया हुआ भी क्वेश्चन है ये कि एक्सप्लेन मॉरल एंड प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, तो इसमें आप क्या लिखेगा कि पावर, या इसे एक घुमा करके ये भी पूछ सकता है कि वाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। तो आप क्या लिखेगा, सबसे पहले आप क्या लिखेगा यहाँ पे कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल, या प्रूडेंशियल मॉरल शेयरिंग को, मॉरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को आप क्या बोलिएगा। तो इसमें सबसे पहले लिखिएगा कि पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, है ना। इट ऑल्सो रिमूव्स द कन्फ्लिक्ट which arises because of political instability and which led to violence, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा इट इंश्योर स्टेबिलिटी, ठीक है, इन स्पाइट की मेजोरिटीज़ आर इन द पीपल हु आर इन बिलोंग्स टू मेजोरिटी, दे डू नॉट ट्राई टू डोमिनेट द माइनॉरिटीज़, ठीक है, ये भी आप पॉइंट में लिख सकते हैं। उसके बाद आप मॉरल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में क्या लिखिएगा कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट इज़ पावर शेयरिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ, इट इन्वॉल्व्स द it involves sharing of power sharing with it involves the forms the sharing of powers equally, and people have got a right to get consulted, and it provided legitimate form of government where the representatives are accountable to the people, या or accountable to the citizen, हाँ। तो इस तरीके से आप मॉरल और प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो, या पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है इसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। तो इस चैप्टर से इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, ये मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। उसके बाद जो आप बहुत ज़्यादा अगर कर सकता है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आपको जैसे बोल सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें आप लोग बना दोगे कि डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या है। तो इजी है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में अगर आप देखोगे कि वहाँ पे क्या है कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, हाँ, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर और विच रिजल्ट टू बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। लेजिस्लेटिव चेक्स एग्जीक्यूटिव चेक्स लेजिस्लेटिव, जुडिशरी चेक्स बोथ, हाँ, लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, एंड लेजिस्लेटिव चेक्स द जुडिशरी ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो वन कैन एक्सरसाइज इट्स पावर मोर देन विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद इट प्रोवाइडेड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट, लाइक द गवर्नमेंट एट द टॉप इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, एट द देन बिलो सेंट्रल गवर्नमेंट देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट, एंड बिलो स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ क्या बोलते हैं रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा फॉर्म गवर्नमेंट भी है, इसको आप इसमें बता सकते हो। उसका पावर शेयरिंग अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है। पावर शेयरिंग इज ऑल्सो सीन अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, डिफरेंट, ठीक है, ये इवन अमंग द फैमिलीज ऑल्सो पावर्स आर डिवाइडेड। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपका हो गया आपका पावर शेयरिंग में, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। अब हम लोग मूव करें नेक्स्ट चैप्टर में जो है फेडरलिज्म जो है वो भी बहुत ही, क्योंकि पावर शेयरिंग तो नहीं था, फिर भी हमने आपको बहुत ही ज़्यादा कंसाइज में बता दिया। फेडरलिज्म की अगर हम बात करें कि फेडरलिज्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जो इम्पॉर्टेंट है फेडरलिज्म, ठीक है। नाउ फेडरलिज्म
जो अगर हम बात करें, फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस जो है आपको आते हैं। सबसे पहले फेडरलिज्म होता क्या है, अगर आपसे ये पूछेगा, डिफिनेशंस तो बिल्कुल आ सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय फेडरलिज्म, तो आप इसमें फेडरलिज्म का डिफिनेशन क्या दीजिएगा। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स या मोर गवर्नमेंट, ये भी आप इसको बता सकते हैं। यानी फेडरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है, पावर्स जो है डिवाइडेड होते हैं। किसके बीच में पावर्स डिवाइडेड होते हैं? तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिवाइडेड होते हैं। उसका डिफिनेशन लिख देना। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि ज़रा बताइए तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फेडरलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखिएगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरलिज्म में। अगर बात करें तो क्या होता है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म में कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद पावर्स आर डिवाइडेड, पावर्स डिवाइडेड होते हैं, पावर्स आर डिवाइडेड, ठीक है, पावर्स आर डिवाइडेड। उसके बाद जुडिशरी होती है, जुडिशरी होती है, जुडिशरी होती है। इसका काम क्या होता है? टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट, टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ये सब, ये तो आप एक दो क्वेश्चन इसमें बन गया है। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बताइए व्हाट यू मीन बाय फेडरलिज्म। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताइए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जरा बताइए कि डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या अंतर है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या फ़र्क है। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता, आने को चांसेस हैं जो आ सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि देखिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में क्या है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में बैलेंस ऑफ पावर, लेकिन क्या है बैलेंस ऑफ पावर सब जगह सेम है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अलग अलग जो है डिफ़र करता है, जो फॉर्म्स ऑफ या जो बैलेंस ऑफ पावर शेयरिंग है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डिफ़र करता है फ्रॉम वन फेडरलिज्म टू अनदर फेडरलिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पहला वाला जो ये है उसमें इंडिपेंडेंट, इसमें जो क्या होता है, जैसे यूएसए में आप क्या देखते हो कि यूएसए में बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। तो यूएसए में क्या होता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट जो आज़ाद स्टेट है, जो एक देश नहीं थे, जो अलग अलग सब राज्य सब थे और सब राज्य में अलग अलग हुकूमतें थी। जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, अलग अलग रूल्स थे वो स्टेट्स में। इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे, ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स दे केम टुगेदर, कमिंग टुगेदर, ये अपने से डिसाइड किए, सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स खुद से डिसाइड किए कि क्यों ना हम लोग सब मिल करके एक हो जाते हैं, हम लोग सब मिल करके एक हो जाते हैं, हम लोग सब एक साथ आ जाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब मिल करके एक बड़ा यूनिट बनाएंगे, एक बहुत बड़ा यूनिट, एक बड़ा देश बनाएंगे, ठीक है। एक बहुत सारे एक राज्य मिलकर के, इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलकर के सब एक आके बिगर यूनिट एक देश बनाएंगे और सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ को हम लोग सिक्योर करेंगे, लेकिन और इसके साथ साथ सिक्योरिटीज़ को भी क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो इस तरीके की हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म्स ऑफ फेडरलिज्म को हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में को बोलते हैं, जो हमको कहाँ देखने को मिलता है, जो हमको यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलता है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड में इस तरीके की फेडरलिज्म है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो यूएसए हो गया, देन आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया और आपका स्विट्ज़रलैंड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये हो गया। उसके बाद आपसे इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इस तरीके की जो फेडरलिज्म है, इसमें सब स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। जितने भी स्टेट्स हैं, ये भी याद रखिएगा, स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। जो राज्य, जो एक देश बनाए हैं, सबके पास बराबर का अधिकार है। स्टेट्स हैव इक्वल पावर, ठीक है। ये हो गया। तो ये 3 पॉइंट इसमें। होल्डिंग टुगेदर में क्या बताइए कि इसमें क्या होता है कि लार्ज कंट्री, जो बड़ा सा देश है, लार्ज कंट्री,
जैसे इंडिया एक बड़ा देश हुआ करता था, उस इंडिया में बहुत सारे अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स भी थे, बहुत सारे अलग अलग जो इंडिपेंडेंट थे, जैसे राजपूताना, ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करता था। लेकिन वो इंडिया का पार्ट शुरू से रहा है, इंडिया में रहा है, लेकिन वो स्वतंत्र थे। कोई उसमें कोई एक नहीं थे कि कोई एक गवर्नमेंट उसको रूल करे थे। कहीं नवाब अपने स्टेट्स को चला रहे हैं, कहीं निज़ाम चला रहे हैं, तो कहीं राजपूताने में तो आपके जो जैसे कि चित्तौड़ ये सब मेवाड़ में देखिएगा तो वहाँ अलग वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पूरा राजपूताना के इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करता था। तो वो सब लेकिन सब इंडिपेंडेंट नहीं था, वो सब अपना अपना इंडिया के ही वो हिस्सा हुआ करते थे। तो एक बड़ा सा बिगर यूनिट हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या देखिएगा कि जो बड़ा सा लार्ज कंट्री है वो क्या करता है, वो लार्ज कंट्री वो क्या करते हैं कि वो अपने पावर्स को बांट लेते हैं, डिवाइड इट्स पावर, कि भाई इतना सब जगह अलग अलग है, क्यों ना हम सब ये जो है अपने पावर्स को बांट देते हैं, अपने पावर्स को डिवाइड कर देते हैं बिटवीन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट यूनिट स्टेट्स, बिटवीन द स्टेट्स अगर बोले तो अलग अलग राज्य हम लोग सब अपने अपने पावर्स को आपस में बांट लेते हैं, और हम हमारे ऊपर एक रूल करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है के अधीन में स्टेट गवर्नमेंट्स रन करेंगे। तो इंडिया इज़ अ यूनियन स्टेट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो कि आर्टिकल 1 देखते हो कि इंडिया क्या बोला गया कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया स्टेट्स का ग्रुप है, बहुत सारे स्टेट्स जो अलग अलग राज्य हुआ करते, प्रिंसली स्टेट सब थे, और भी बहुत सारे जो ब्रिटिश स्टेट्स है वो सब मिल करके क्या बना था, इंडिया था। तो इंडिया के अंदर का वो ऑलरेडी पार्ट हुआ करता, यूएसए कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि यूएसए का कुछ था ही नहीं, उसमें तो सब इंडिपेंडेंट स्टेट थे, वो लोग ने मिल करके यूएसए बनाए। लेकिन इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता था, इंडिया पहले से एग्जिस्ट करता था, उसमें वो स्टेट्स पहले से एग्जिस्ट करते थे, बस उन्होंने क्या किया, अपने पावर्स को आपस में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया। तो ये आपको कहाँ देखने को मिले इस तरह के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो इंडिया में देखने को मिलेगा। हमने अभी जस्ट बेल्जियम को देखा, बेल्जियम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ हमने देखा, ये हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट्स गवर्नमेंट तो हमने देखा था, कमिंग टू द फेडरलिज्म स्टेट्स के पास इक्वल पावर है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गॉट मोर पावर। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा पावर है, हैज़ गॉट मोर पावर, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये भी हमने एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लॉन्ग में बन सकता है, जो लॉन्ग में बन सकता है वो ये है कि एक्सप्लेन फीचर ऑफ फेडरलिज्म। वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स से फीचर पूछ सकता है, एक्सप्लेन फीचर्स, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है और आया भी है, ठीक है, ये आया भी है और आने की चांसेस भी है। तो इसमें क्या बताइए कि यहाँ पे फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, अलग अलग गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को रूल करते हैं, सब इंडियंस है, जैसे इंडिया में देखिएगा बिहार, हरियाणा, सब अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट है वहाँ पे, लेकिन सिटीज़न क्या है, सब तो इंडियंस है, ठीक है, सबके पास बस हरी जुरिडिक्शन अलग अलग है। अच्छा, जुरिडिक्शन के डिफिनेशन भी पूछ सकते हैं शॉर्ट में कि व्हाट डू मीन बाय जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन में क्या होता है कि वो एरिया जिसमें किसी कोई एक के पास पूरा लीगल अथॉरिटी होती है। जैसे देखिएगा बिहार गवर्नमेंट के अंदर जो भी जितने भी बॉर्डर्स बिहार गवर्नमेंट के अंदर जो भी बिहार गवर्नमेंट के अंदर जो भी स्टेट्स आते हैं उसको उसके ऊपर अथॉरिटी किसका है, तो बिहार गवर्नमेंट का है। कोई भी अगर क्राइम बिहार गवर्नमेंट में के अंदर होती है तो उसके ऊपर एक्शन लेने का अधिकार किसका है, बिहार गवर्नमेंट का, ना कि झारखंड या बंगाल गवर्नमेंट का। तो सबका अपना अपना सेपरेट लीगल अथॉरिटी होता है, अपना जोग्राफिकल बाउंड्रीज होता है, ठीक है, जिसमें वो अपने पावर्स को डिटरमाइन करते हैं। ये आपका जुरिडिक्शन का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। तो फीचर्स ये बता दीजिए कि सबका जुरिडिक्शन अलग अलग है। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट्स जो है, कोर्ट्स के पास पावर है, जुडिशरी के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट को अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जो भी कन्फ्लिक्ट्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका फीचर्स में आ जाएगा। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम है इसमें मेनली क्या है, 2 ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम हैज़ द डुअल ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव। तो इसमें याद रखिएगा फेडरलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव की बात करें, ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म हैज़ गॉट डुअल ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, ठीक है। एक ये पूछ सकता है आपसे, यूनिटी ऑफ कंट्री, ये एक आपका पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप इसमें बता सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज़, टू एकोमोडेट कि भाई जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं, जो भी डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब एक होके रहेंगे। टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी,
तो ये आपका फेडरलिज्म का फीचर्स हो गया। तो मैंने 2-3 तरीके के क्वेश्चंस अभी ही आपको डिस्कस कर लिया, एक लॉन्ग भी डिस्कस कर लिया, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब जो अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है, वो बहुत बार आया भी है अगर आप देखोगे और आने की भी चांसेस है, कि आप ज़रा बताइए कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री ज़रा बताइए कि इंडिया को फेडरल कंट्री किसने बना, इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बना इंडिया। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि इंडिया को फेडरल कंट्री, तो बहुत सारे पॉइंट्स है कि इंडिया में हमने क्या देखा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसमें स्टेट्स के पास सेपरेट पावर्स है, लेकिन कहीं के पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गॉट मोर पावर्स। इसमें 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, पहले 2 हुआ करता था, लेकिन 1972-73 के अमेंडमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स डिवाइडेड है, 3 तरीके के यहाँ पे लिस्ट है। ठीक है, पावर्स कैसे डिवाइडेड है, कैसे पता चलेगा, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिससे रिलेटेड लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जिससे रिलेटेड लॉ स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ सब्जेक्ट्स में रिलेटेड लोकल गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, सॉरी, जो वैसा सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे, पहले 3 लिस्ट के बारे में बताया। एक होता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, यूनियन लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू नेशन, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इम्पॉर्टेंट, रिलेटेड टू नेशनल इम्पॉर्टेंस, जैसे डिफेंस हो गया, ये आपसे मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। एक तरफ आपका सब्जेक्ट दे देगा, एक तरफ आपका लिस्ट दे देगा, मैच कीजिए कि कौन से किस में, या चूज़ द करेक्ट वन, ये भी आपसे पूछ सकते हैं ना। तो डिफेंस से रिलेटेड लॉ हो गया, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड लॉ हो गया। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड लॉ हो गया। उसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड लॉ हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है, करेंसी हो गया। ठीक है, करेंसी हो गया, फाइनेंस हो गया। ये सारे से रिलेटेड लॉ कौन बनाता है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। तो कौन बनाते हैं भाई, तो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट, आप पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड लॉ कौन बनाता है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। उसका जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन्ड है उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर बात करें तो पुलिस, एग्रीकल्चर, पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, देन कॉमर्स। ठीक है, ये हो गया। अब एक और जो लिस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है इसमें बोथ मेक्स लॉ, दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक द लॉ, मेक्स द लॉ। और एक चीज़ एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लॉ बनाने के दौरान कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो किसका प्रिवेल करेगा लॉ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिवेल करेगा। ठीक है, अच्छा, कुछ और सब्जेक्ट्स है जो तीनों में मेंशन नहीं है, कुछ वैसा सब्जेक्ट्स विच आर नाइदर मेंशन इन द स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट या यूनियन लिस्ट, तो वो वैसे सब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं, रेसिडरी लिस्ट या रेसिडरी। एक होता है, एक टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक है रेसिडरी पावर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय रेसिडरी पावर्स। तो सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशन, विच आर नॉट मेंशन in any of the above list, in any of the above list, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, वैसा सब्जेक्ट जो तीनों में मेंशन नहीं है वो किस में आता है, वो रेसिडरी सब्जेक्ट्स में आता है। उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ। और यही पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडरी पावर्स। ठीक है, मेक्स द लॉ। ठीक, ये चीज़ आपका हो गया। ठीक है, अच्छा, जुडिशरी के इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, वो कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एक दो चीज़ एक और आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन, लॉन्ग में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, लैंग्वेज पॉलिसी, या फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस्ड होते हैं। हाँ, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया।
ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ फेडरलिज्म practiced in India, practiced in India। ठीक है, जब बताइए कि फेडरलिज्म इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होते हैं, तो भाई इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स के हिसाब से भी फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड होते हैं। अगर आप देखोगे कि इंडिया में क्या हुआ कि बहुत सारा आज़ादी के बाद कुछ कुछ देश जो डिमांड करने लगे कि लैंग्वेज के हिसाब से अब देश बनाइए, कुछ सॉरी स्टेट्स बनाइए। तो जब ये सब होने लगा, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ने लगा। ठीक है, एक लीडर्स कांग्रेस के मतलब कहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया, उनकी बहुत दिन उन्होंने भूख हड़ताल भी थे, बाद में उनकी डेथ भी हो गई। और 1956 में पहली बार जो लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बना वो क्या था, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, इस चीज़ को आप एकदम नोट कर लीजिए कि 1956 में आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तमिलनाडु से उसको अलग कर दिया गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद कुछ कुछ स्टेट्स में हमने क्या देखा, जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी और वो अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते थे, इसलिए उनको भी अलग कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। ये हो गया। उसके बाद ये तो गया लिंग्विस्टिक हिसाब से, कल्चर, उसके लैंग्वेज के हिसाब से भी बनाया गया। इंडिया में स्टार्टिंग में देखा सोचा गया क्योंकि ना हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, तो हमने देखा कि भाई हिंदी बोलने वाले लोग 40% ही हैं। ठीक है, और बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस भी बोलने वाले, तो क्या किया जाए, तो हमने डिसाइड किया भाई को ऑफिशियल नहीं होगा, हिंदी के अलावा बिसाइड्स हिंदी, ठीक है, हिंदी के अलावा जो है 21 अदर लैंग्वेजेस को 21 अदर लैंग्वेजेस को 21 other languages were included in 8th schedule, were included in 8th schedule। ठीक है, इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद हिंदी छोड़ा नहीं गया, उसमें देखा गया कि नहीं भाई हिंदी को भी हम लोग को आगे बढ़ाना है। हाँ, तो 1965 में क्या डिसाइड किया गया कि देखिए बहुत जगह में अलग अलग भाषा बोलना मुश्किल हो रहा था, मराठा ये सब, मराठी बोलना मुश्किल हो रहा था, तमिल मुश्किल होता, वहाँ पे क्या किया जाए, तो डिसाइड किया कि क्यों नहीं काम करते इंग्लिश को एक ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कर लेते हैं, कि जो ऑफिशियल पर्पज़ होगा, जो गवर्नमेंट पर्पज़ होगा, ऑफिशियल पर्पज़ के हम लोग इंग्लिश को यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांड किए कि भाई हम लोग जो है यहाँ पे नहीं अपने ही लैंग्वेज को ये करेंगे। बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद डिसाइड किया गया कि नहीं हिंदी को भी आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश तो अपना होगा ही होगा, इंग्लिश ऑफिशियल पर्पज़ के लिए होगा, लेकिन हिंदी को भी हम लोग आगे प्रमोट करेंगे। लेकिन प्रमोट करने की ये मतलब नहीं कि हम आपको ज़बरदस्ती इम्पोज करेंगे, जो सरकार चाहे हिंदी को इम्पोज अपने स्टेट्स में चाहे तो कर सकते हैं, जहाँ पे वो अपने लैंग्वेज के अलावा वो अदर लैंग्वेजेस जैसे हिंदी को भी आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये सब आपका ओके, इसका सेंट्रल स्टेट का रिलेशन भी आप बता दीजिएगा कि देखिएगा कि सेंट्रल स्टेट्स का रिलेशंस कैसा रहा। तो हमने अभी जस्ट पता कि सेंट्रल स्टेट के बीच जो है पावर्स सेम नहीं थी, पावर्स को अलग अलग किए गए। ये नहीं डिसाइड किया कि वहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑटोनमस पावर होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी पावर्स होगी। स्टेट लेवल के बीच के स्टेट लेवल में अपनी अपनी पार्टीज़ गवर्न करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई अपनी पार्टीज़ गवर्न करेंगे, इस तरीके से। और हमने देखा कि 1990 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ने लगा, कोलिशन गवर्नमेंट का इमर्ज हुआ। कोलिशन गवर्नमेंट क्या, कौन सी गवर्नमेंट होती है, कोलिशन गवर्नमेंट वैसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं रहता है, तो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर जो गवर्नमेंट बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फेडरलिज्म से इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेगा, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो फेडरलिज्म से पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। एक्सप्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, एक्सप्लेन the features of decentralization in India।
तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पहले डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हेन पावर्स आर टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट एंड गिवन व्हेन पावर्स आर टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा, उसका डिफिनेशन भी आ सकता है 2 मार्क्स में। अब इसका फीचर्स क्या देखिएगा, तो फीचर्स, इसका बहुत सारा फीचर्स है, जैसे 1/3 सीट्स जो है, 1/3 सीट्स वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया, रिजर्व फॉर वुमेन, रिजर्व फॉर विमेन के लिए कर दिया गया। उसके बाद इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन बना, इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बना, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राज्य में पंचायत, वार्ड पार्षद, कमिश्नर, मेयर, ये सब का जो इलेक्शन होगा वो कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएगा, करेगा। बाकी सबका इलेक्शन कमीशन बाकी सबका इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बना। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर्स, अपने रिवेन्यूज़ को शेयर किए, स्टेट गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर, शेयर्स इट्स पावर between central between shares its power and revenue between local government, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे आप उसमें बता सकते हो। उसके विलेज में अलग से पंचायत हो गए, जहाँ पे ये जो ग्राम पंचायत होंगे, जिसके जो मुखिया होंगे वो उसके हेड होंगे, हैं, तो ये सब आप बता सकते हो। उसके हर 5-5 साल में इलेक्शंस हो गए। तो इस तरीके के बहुत सारा फीचर्स है डिसेंट्रलाइजेशंस की। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। ना जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ये भी एक ये फेडरलिज्म के बाद जो तीसरा आपका चैप्टर्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो आपके जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन है। इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आने की चांसेस है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि कम्युनलिज्म क्या है, हाँ, ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकते, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जेंडर कास्ट में आप बताइए कि सबसे पहले पूछेगा कि व्हाट डू मीन में फेमिनिस्ट मूवमेंट, हाँ, तब क्या फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में आपसे पूछ सकता है, ज़रा बताइए कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है। डिफाइन फेमिनिस्ट, व्हाट डू मीन बाय फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई सोशल मूवमेंट, एक तरीके का कैसा मूवमेंट है, तो सोशल मूवमेंट्स है। इसका एम क्या है, एम एट स्टैब्लिशिंग, मेरे राइटिंग में प्लीज़ नहीं जाइएगा, जल्दी जल्दी लिखना पड़ रहा है क्या, कि शॉर्ट में, कंसाइज में आपका सारे चीज़ आपको मिल जाए, ताकि एक बार आप इस वीडियोस को, भले ही 1.5 घंटा 2 घंटा अगर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आप इसको देख रहे हो तो पूरा सिविक्स आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, और कैसे लिखना है वो भी कवर हो जाएगा। बिटवीन मेन एंड वुमेन, बिटवीन मेन एंड वुमेन, तो ये आपका डिफिनेशन पूछ सकता है। उसका दूसरा आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि वुमेन, व्हाट आर द वुमेन ऑपरेशन इन डिफरेंट वेज, एक्सप्लेन। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक्सप्लेन वुमेन ऑपरेशन इन वेरियस वेज, कैसे वुमेन के साथ, वुमेन का उनको दबाया गया, उनको डोमिनेट किया गया, क्या क्या वेज है उसके, वुमेन ऑपरेशन इन डिफरेंट वे, बताइए कि कैसे कैसे वुमेन को क्या किया गया, दबाया गया, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इंडिया में अगर आप देखिएगा जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, लिटरेसी रेट जो है, पहला पॉइंट आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि भाई लिटरेसी रेट की अगर बात करें, तो लिटरेसी रेट की बात करें तो वुमेन की लिटरेसी रेट, वो वुमेन की लिटरेसी रेट 60 लगभग 65 to 66% है, और वहीं मेन की अगर बात करें, मेन की, तो मेन की लगभग 82.1। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पता चला कि वुमेन को उतना एजुकेशन में आगे नहीं प्रमोट किया गया है। वुमेन को पहले आप देखते हो कि वुमेन को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, ज़्यादातर
लोग पहले तो मेन चाहते थे, हाँ, बच्चा जो चाहते थे कि मेन होना चाहिए, हाँ, ताकि वो उनके वंश को आगे बढ़ाए। और यही नहीं, वो अपने जो है अपने सोचे कि भाई वुमेन पढ़ के क्या करें, वुमेन की तो आज न कल शादी हो जाएगी, तो क्यों इसमें अपना पैसा वेस्ट करना। वो अगर वो वुमेन कमाएंगे तो अपना पैसा किसको देंगे, अपने हस्बैंड, अपने हस्बैंड के परिवार को, हमको क्यों देंगे। तो मेन तो यहीं रहेंगे, यहीं शादी करेंगे, तो भाई वो कमाएंगे तो कुछ हमको हेल्प हो सकता है, इसलिए वो मेन के एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किए। दूसरा पॉइंट आप देखिए कि जॉब्स में अगर आप देखते हो, जॉब्स में आप देखोगे कि वुमेन का परसेंटेज बहुत कम है हाई पेड जॉब में। बहुत ही कम ऐसी गर्ल्स हैं जिनको हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट किया गया, जिनको आगे अच्छा जॉब मिला है, लेकिन वो लीस्ट हैं। और जो भी हाई ग्रेड जॉब्स में अगर देखते हो तो उसमें कौन है, उसमें ज़्यादातर आपको मेन ही दिखेंगे। तीसरा आप देखिएगा, बात कीजिएगा वेजेस का। वेजेस में आप बात करिएगा कि भाई भले ही डिस्पाइट इक्वल वेजेस एक्ट पास, भाई इक्वल वेजेस एक्ट पास हो गया है इंडिया में कि भाई सबको समान अधिकार से वेजेस मिलेगा। अगर सेम पोजीशन है तो मेन और वुमेन को सेम वेजेस मिलेगा अगर पोजीशन सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी, इक्वल वेजेस एक्ट के बावजूद भी वुमेन इन ऑल एरिया वर पेड लेस देन मेन। इन ऑल एरियाज वर पेड लेस देन मेन। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चाहे आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, एग्रीकल्चर में देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आप बताइएगा सेक्स रेशियो, चौथा पॉइंट। ये लॉन्ग में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप देखिए कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर बॉय चिल्ड्रन प्रेफर बॉय चिल्ड्रन टू गर्ल चिल्ड्रन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और फीमेल इन्फेंटिसाइड कॉमन है हमारे देश में। वो जैसे पता चलता था कि लड़की होने वाली है उसको पहले ही मार दिया जाता था, तो इस चीज़ है, तो जिसके कारण सेक्स रेशियो जो है बहुत कम हो गया। कुछ स्टेट्स में तो सेक्स रेशियो बहुत कम, जैसे हरियाणा में, हाँ, 880, बंगाल, इस सब में आप देखते हो तो वहाँ पे 1000 मेन पे 800 ही वुमेन है, तो ये चीज़ है। और बहुत सारा सोशल इविल्स भी है, बहुत सारा, आप क्या बताइएगा कि बहुत सारा सोशल इविल भी है। ठीक है, आप देखिएगा कि अर्बन एरियाज़ में बहुत सोसाइटी सेव में आप देखिए कि अर्बन एरिया की जो समाज है, वो सोसाइटी है, वो विमेन के लिए सेफ़ नहीं है। उनको बहुत सारा हैरेस किया जाता है, उनसे दहेज बहुत ज़्यादा मांगा जाता है, उनको फिजिकली अब्यूज़ किया जाता है। ठीक है, उनको रात रात में बुलाया जाता है काम करने के लिए। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा सेक्शुअल हैरेसमेंट उनके साथ किया जाता है, तो ये चीज़ें बहुत होती है। उसके बाद हम बात करेंगे ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन कम्युनलिज्म इन इंडिया। कम्युनलिज्म टॉपिक, ये बहुत, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कम्युनलिज्म। तो देखिएगा कम्युनलिज्म पहले होता क्या है, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होते हैं, टॉपिक है कम्युनल पॉलिटिक्स। तो चलो बताइए कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है। तो देखिएगा कि जहाँ पे रिलीजन इज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाता है, when religion is, या when religion gets involved, ऐसे लिखिएगा, when religion gets involved in politics, जब रिलीजन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कम्युनलिज्म बोलते हैं। और प्रॉब्लम सीरियस कब हो जाती है, प्रॉब्लम सीरियस कब बन जाती है, व्हेन वन रिलीजन ग्रुप इज फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अदर रिलीजन। मतलब जैसे आप देखोगे इंडिया में शुरू में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरुद्ध एक दूसरे ग्रुप को बना दिया गया, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग क्यों बनाया गया है, ताकि ये बताने के लिए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक हिंदू पार्टी है और मुस्लिम लीग एक मुस्लिम पार्टी है। तो एक रिलीजन ग्रुप को अपोज करने के लिए दूसरा रिलीजन ग्रुप बना, इन अपोजिशन टू अदर रिलीजन। ठीक है, एक रिलीजन को अपोज करने के लिए दूसरा रिलीजन ग्रुप जब बनता है तो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। और प्रॉब्लम ये कब हो जाती है, ये प्रॉब्लम अब सीरियस हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम अब सीरियस हो गई है।
जब ऐसा होता है तो प्रॉब्लम बिकम सीरियस। और प्रॉब्लम एक्यूट कब बन जाता है? एक्यूट मतलब सबसे ज़्यादा हानिकारक, सबसे ज़्यादा खतरनाक कब हो जाती है? व्हेन गवर्नमेंट यूजेस इट्स पावर, जब गवर्नमेंट अपने पावर को यूज़ करती है, गवर्नमेंट अपने पावर्स को यूज़ करती है, इट्स पावर टू डोमिनेट अदर रिलीजन। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स है, इस तरीके की पॉलिटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का, जब यहाँ पे रिलीजन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया गया है तो उसको हम लोग कॉम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉम्युनल पॉलिटिक्स का अपना थ्योरी, अपना मानना है। जैसे क्या मानना है कॉम्युनल थ्योरी का, कि रिलीजन एक मेन बेसिस हो जाएगा, ठीक है, सोसाइटी का। उसके बाद एक रिलीजन के जो फॉलोअर्स है वो अपनी कम्युनिटी, वो एक सेम कम्युनिटी से बिलोंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लोग सेम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो उनको उस रिलीजन से हटा दिया जाएगा। सिर्फ रिलीजन से ही नहीं, उनको कोशिश करें कि वो उस कंट्री से भी उनको हटा दिया जाए। ये लोगों की कुछ सोच हो जाती है। उसके बाद ये सोचा जाता है कि जो एक रिलीजन, एक कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनका फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, ये तो कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में बता दी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन कम्युनल पॉलिटिक्स। तो इतना सारा पॉइंट्स अब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू टैकल कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। कम्युनल पॉलिटिक्स की क्या स्टेप्स लिया गया कम्युनल पॉलिटिक्स को टैकल करने में? तो देखिएगा, हमने कुछ स्टेप्स, जैसे इंडिया को सेकुलर स्टेट बनाया गया। सबसे पहला चीज़ कि इंडिया बिकेम सेकुलर स्टेट। यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, सब इंडिया जो है सब एक है। हम लोग वी ऑल आर इंडियंस। कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं बना इंडिया का, तो इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है रिलीजन के। कोई भी मतलब हमारी गवर्नमेंट जो रिलीजन में किसी भी लोगों के इंटरफेयर नहीं करेगी। सब फ्री हैं, एवरीवन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस। हमें अधिकार मिला, फंडामेंटल राइट्स मिली। ठीक है, एवरीवन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। आर्टिकल 25 याद रखिएगा, यही है फंडामेंटल राइट्स। प्रोपोगेट इट्स रिलीजन। ठीक है, उसके बाद एक और लिखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15, 16 है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 17 भी है, अनटचेबिलिटी ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया गया जो कम्युनल पॉलिटिक्स को टैकल। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो मैंने 3 ही पॉइंट्स आपको लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अनदर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई एक बात बताइए कि कास्ट, अब एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो पहले ये एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि वाई, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, तब फिर उसके में आएंगे। ठीक है, वाई। या इसमें पहले हम लोग बताएंगे कि एक्सप्लेन, पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लेन कास्ट इन इक्वालिटीज़। कास्ट इन इक्वालिटीज़ क्या है? देखिएगा कि सेम कास्ट के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो अपना एक कम्युनिटी बनाए। ठीक है, जिनका सिमिलर ऑक्यूपेशन हो सकता है, वो आपस में एक साथ आपस में ही शादियां करेंगे, वो दूसरे ग्रुप्स के साथ खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरीके का जो ग्रुप्स फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कास्ट इन इक्वालिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद
हमारे देश में देखते हैं कि बहुत सारे कास्ट सिस्टम अभी भी परसिस्ट करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग जो है दूसरे कास्ट में शादियां नहीं करते हैं, अभी भी अनटचेबिलिटी भले ही आर्टिकल में ख़त्म हो चुका है, आर्टिकल 17 में उसका एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ ग्रुप्स हैं जिनको अभी भी वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया गया, अभी भी उनको नीचा ही रखा गया, अभी भी उनको डिटरमाइन किया गया है, उनके साथ अभी भी जो है गलत हो रहा है, अभी भी पूरी तरीके से वो ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया कास्ट इनक्वालिटीज़ के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो जैसे कि जब कोई पार्टीज़ कैंडिडेट्स को अपने चूज़ करती है और चूज़ करते वक्त वो ये ध्यान में रखती है कि उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में क्या कंपोजिशन है कास्ट का, कि वहाँ पे किस कास्ट का ज़्यादा कंपोजिशन है, एससी ग्रुप्स के हैं ज़्यादा लोग, मुस्लिम्स ग्रुप से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, ओबीसीज़ का वहाँ पे कंपोजिशन ज़्यादा है, तो जिस भी कास्ट का वहाँ पे कंपोजिशन ज़्यादा है वो अपने वही कास्ट के कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतारते हैं। तो जब इस तरीके का यहाँ पे चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, समझ जाइए कि वहाँ पे पॉलिटिक्स में क्या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कास्ट को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। उसका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो कैंडिडेट्स हैं, वो कास्ट के हिसाब से वो अपने कास्ट को जहाँ मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में उस कास्ट के लोग जीत गए, तो वो पर्टिकुलर पर्सन वो अपने कास्ट को आगे बढ़ाएंगे, अपने बाकी कास्ट को छोड़ देंगे, वो अपने कास्ट के लोगों के लिए डेवलपमेंट करेंगे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कास्ट किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हम ये भी देखें कि बहुत सारे ऐसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पे क्लियर मेजोरिटी किसी एक कास्ट का नहीं है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि कोई ऐसी पार्टीज़ नहीं है जो सिर्फ एक ही कास्ट के बदौलत वोट जो है जीत जाती हैं। यानी कि हमने क्या देखा कि सिर्फ कास्ट इंडियन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। आप ये चीज़ याद रखें कि अलोन कास्ट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द इंडियन इलेक्शंस। ठीक है, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ कास्ट ही इंडियन इलेक्शंस को ये डिटरमाइन नहीं करता है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमने क्या देखा कि बहुत सारी ऐसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है जहां पे किसी एक सिंगल कास्ट का मेजॉरिटी नहीं है। पहला, यानी आप सिर्फ उसके बदौलत इलेक्शन नहीं जीत सकते। दूसरा, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सिर्फ एक ही कास्ट के बदौलत जो है इलेक्शन जीत जाएगी। तीसरा चीज़ आप याद रखिए कि अगर एक कास्ट ग्रुप दूसरे कास्ट ग्रुप को चूज़ करता है, ठीक है, इफ़ दैट कास्ट ग्रुप हैज़ मेनी टू चूज़ फ्रॉम, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई कहीं एक बिहार कहीं हम ले लें या भागलपुर में ले लें कि भाई यहाँ पे यादव्स की भी पॉपुलेशन से, मुस्लिम्स की भी पॉपुलेशन से, लोअर कास्ट की भी पॉपुलेशन है, और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, मान लेते हैं जैसे कांग्रेस है, वो किसी एक कास्ट से अपने लोगों को उठाए, मान लो ओबीसी को एक पर्टिकुलर पर्सन जो को इलेक्शन में उठाए वो ओबीसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन मान लेते हैं। उसके बाद बीजेपी है वो दूसरे कास्ट ग्रुप को उठा दिया। तो अब हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि यहाँ पे कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एससी ग्रुप्स को टिकट दिया, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ओबीसी कैंडिडेट्स को उठाया, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है मुस्लिम्स कैंडिडेट को उठा दिया। तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरे पास जब बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा कि भाई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है डिफरेंट कास्ट के से बिलोंग करने वाले लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ पे क्या है, कोई एक कास्ट किसी एक को वोट दे पाएगा नहीं, वोट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे इलेक्शन जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लोगों को चुनना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ कास्ट जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंडियन इलेक्शंस को डोमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। तो एक टॉपिक्स में जैसे हमने जो डिस्कस किया क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हमने अभी जो डिस्कस किया वो एक था कास्ट इन पॉलिटिक्स, जो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि कैसे कास्ट इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स में, और दूसरा हमने बताया पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं जिसको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना, अब जो नेक्स्ट एक चैप्टर है जो हमने बताया था, तो हमने 3 चैप्टर्स मोस्टली डिस्कस किए, जिसमें 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है फेडरलिज्म और दूसरा है जेंडर कास्ट। तीसरा
चौथा जो चैप्टर है जो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ये फोर्थ हमारा चौथा चैप्टर है, ठीक है। चलिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो इम्पोर्टेंट जैसे टॉपिक्स है, जैसे सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। एक्सप्लेन कर सकता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, या इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा जो सेम, इसका आंसर राइटिंग एकदम सेम होगा, तब उसका आंसर एकदम सेम होगा पॉलिटिकल पार्टी। या तो पूछेगा कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, या दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी। दोनों का आंसर सेम है, वाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी। तो क्या क्या फीचर्स लिखेगा, फंक्शंस लिखेगा। सबसे पहला कि कंटेस्ट इलेक्शन, कंटेस्ट इलेक्शन। दूसरा, दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ठीक है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोटर्स चूज़ करते हैं तो वो अपनी पॉलिसीज़, अपने प्रोग्राम्स को आगे रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद वो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं अपने वोट्स को और इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद यही नहीं, दे टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन लॉ मेकिंग, टेक्स इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन लॉ मेकिंग। इसी को आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। इन लॉ मेकिंग, कानून बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी जिनकी सरकार होती है वही लोग मिलकर के क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिख सकते हो, पार्टीज फॉर्म एंड, ये लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास मेजोरिटी सीट्स होता है तो पार्टी वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, और देश चलाते हैं। फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद जो भी पार्टीज इलेक्शन हारती हैं तो वो इलेक्शन हारते हैं तो वो अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पार्टीज विच लूज इलेक्शन, पार्टीज विच लूज इलेक्शन, elections play the role of opposition, play the role of opposition। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट पार्टी सिस्टम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन डिफरेंट पार्टी सिस्टम 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। कि तो पहला क्या, वन पार्टी सिस्टम जहाँ पे एक ही पार्टी पूरे देश को चलाती है, सरकार चलाती है, जो चाइना है ये सब में, रशिया में। दूसरा 2 पार्टी सिस्टम जहाँ पे मेनली 2 पार्टीज है, जैसे यूएसए, ब्रिटेन में, जहाँ पे पॉलिसीज़ बदलते रहते हैं। कोई एक पार्टी की सरकार बनी, उसकी पॉलिसी अलग, अभी ट्रम्प की सरकार है, अलग पॉलिसी वो बनाएंगे। तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टीज़ होती है। हाँ, वो लोग मिल करके हो सकता है गवर्नमेंट भी बनाती है, अलाइंस गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में बनते कैसे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म होते हैं उसको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है। किसके साथ रजिस्टर करना पड़ता है तो इलेक्शन कमीशन के साथ, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट है, उसके लिए सभी पार्टीज़ क्या है, बराबर है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। लेकिन जो बड़ी पार्टीज़ है, जो नेशनल पार्टीज़ है, उनको एक स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलता है। हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलग अलग क्या होता है, सिंबल होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ए कंट्री शुड अडॉप्ट, हर देश को कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी, सॉरी, क्वेश्चन आ सकते हैं विच फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ए कंट्री शुड अडॉप्ट। तो ये डिफ़र करता है। इसको हम कैसे, हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं हमारे देश में 2 पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम का अडॉप्ट करें या 1 पार्टी सिस्टम, वो डिफ़र करता है। अगर जिस देश में जोग्राफिकल एरियाज़ अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो कंट्री मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट करता है। जहाँ पे एक ही कल्चर, एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, एक ही या 2 ग्रुप्स के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे
ठीक है। तो अलग अलग तो डिफ़र करता है वो अलग अलग देश में पार्टी सिस्टम, ठीक है। वो हम नहीं बता सकते हैं कि वो हमारे यहाँ कंट्री में यही पार्टी सिस्टम सूटेबल है। तो इंडिया में हमने देखा कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को चूज़ किया गया, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा गया जो शॉर्ट में पूछ सकता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया। दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है इसमें, दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द criteria to become, what are the criteria to become state party। या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि what are the criteria to become national party। इसलिए दोनों को एक साथ हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टेट, ध्यान से सुनिएगा, स्टेट पार्टी अगर हम सबसे पहले बात करेंगे स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट पार्टी बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो स्टेट जिस भी पार्टी को 6% ऑफ टोटल वोट्स, 6% ऑफ टोटल वोट्स इन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का जो इलेक्शन होगा, और उस इलेक्शन में अगर किसी पार्टी को टोटल वोट का 6% वोट आ जाता है, 6% वोट आ जाता है, और सिर्फ यही, ये तो एक क्राइटेरिया है, तो वो स्टेट पार्टी बन सकती है, वो एक क्राइटेरिया है। इसमें एक और क्राइटेरिया है, एंड लगा हुआ है, तो दोनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है। जहाँ पे एंड लगा हुआ वहाँ पे दोनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है, जहाँ पे और लगा हुआ है वहाँ पे या तो ये या तो ये। तो दूसरा, यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो हमको दोनों फुलफ़िल करना है। तो एंड विंस एट लीस्ट 2 सीट्स, ये भी चीज़ आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ आप इसको बहुत ही, तो विंस एट लीस्ट 2 सीट्स। तो जिस भी पार्टीज़ के पास या तो टोटल वोट्स का 6% या तो 2 सीट उसको अगर आ जाता है, वो जीत जाते हैं, तो वो स्टेट पार्टी बन सकते हैं। दूसरा एक है नेशनल पार्टी बनने के लिए भी क्राइटेरिया है, नेशनल पार्टी बनने का भी क्राइटेरिया है। पता है नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को 6%, पहला है 6% ऑफ टोटल वोट्स, वहाँ पे था विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे है लोकसभा, इन लोकसभा, टोटल वोट्स इन लोकसभा, या ठीक है, या तो इसमें 6% आ जाए, और लगा हुआ तो यहाँ पे कोई ए, ठीक है, और 6% ऑफ टोटल वोट्स इन 4 स्टेट्स, 4 राज्य के इलेक्शन में अगर उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को 6% आ गया टोटल वोट्स का, या फिर लोकसभा के इलेक्शन में उसको 6% वोट्स आ गया, तो उसका एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, वो नेशनल पार्टी बन सकती है। और यहाँ पे एंड लगा हुआ था, एक और क्राइटेरिया, एंड विंस एट लीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में उसको 4 सीट अगर आ जाता है, और उसको या तो लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट आ जाए, या 4 स्टेट के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में उसको 6% वोट्स आ जाए, अगर ये दोनों क्राइटेरिया वो फुलफिल हो जाता है, तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है, ठीक है। अब दूसरा तरीके क्वेश्चन आपसे MCQ में आ सकता है, या आप इसको देख लीजिएगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, उसका सिंबल ध्यान में रखना है, उसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन ध्यान में रखना है, ठीक है, उसके लीडर का नाम आपको याद रखना है, वो मैच द फॉलोइंग इस सब में आपको आ सकता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत बार पूछा और इस बार भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द challenges टू पॉलिटिकल पार्टी। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस है, ये आपको क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो क्या क्या चैलेंजेस है, सबसे पहला चैलेंजेस क्या क्या है, तो आपस में ही डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी देखिएगा, उसमें 4-5 लोग मिल करके उसका ये चूज़ कर लेते कि कौन उस पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेसिडेंट बनेगा, कौन स्टेट, जो अलग अलग राज्य में भी वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसका जो अलग अलग, जैसे कि बहुत सारे नेशनल पार्टीज़ है, चाहे कांग्रेस देख लीजिए, BJP देख लीजिए, तो वो पूरे देश में है, हाँ, बिहार में भी है, हर राज्य में है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट को कुछ ही लोग मिल करके चूज़ कर सकते हैं, यानी आपस में डेमोक्रेसी नहीं है। तो ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका चैलेंज हो गया कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी,
लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि वो आपस में ही, जैसे कि आप देखते हो कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं कि कौन कौन उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के सदस्य हैं, वो मेंटेन नहीं करते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि भाई ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ, आज की डेट में क्या है, आज की डेट में हम देखते हैं कि मसल पावर और मनी पावर बढ़ रहा है। ग्रोइंग रोल ऑफ या इम्पॉर्टेंस ऑफ मसल एंड मनी पावर, ठीक है, मसल एंड मनी पावर, ठीक है, कि आज पैसे से वोट्स खरीदा जा रहा है या किसी को धमका करके उनको इलेक्शन में लड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब आज के डेट में हो रहे हैं और ये एक क्या है, चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज़। अच्छा, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, हमारे पास चॉइस नहीं है अच्छे से, ठीक है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस जिसको हम अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकें, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, किसको वोट करना है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, तो इसको आप लोग पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। नौ, एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स टू बी टेकन टू टैकल द challenges in political party, challenges to political parties। तो देखिए बहुत सारे रिफॉर्म्स हमारे देश में किया गया है उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, और कुछ सजेशंस भी हैं। जैसे सबसे पहले है कि हमारे देश में क्या हुआ कि एक लॉ लाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ राजीव गांधी के टाइम पे आया था ये लॉ, 1985 में, शायद 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या बोला गया कि पहले क्या होता था कि पहले जो भी कैंडिडेट्स जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ते थे, ठीक है, और वो जब जीत जाते थे, जीतने के बाद उनको कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको जो है बहुत प्रेफरेंस देते, उनको बोलते थे कि हम आपको मेरे पार्टी में आ जाइए तो हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, ये कर देंगे, वैसे कर देंगे। और उनके उस पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ कैंडिडेट्स को अब वो अपने तरफ कर लेते थे, और वो क्या कर लेते थे, जीतने के बाद वो उस पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन कर देते थे और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज्वाइन कर देते थे। अब इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कि जैसे इस बार किसी की सरकार बनी, मान लेते कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, और उसके पास मान लेते हैं सरकार बनाने के लिए जैसे हमारे देश में 272 सीट्स चाहिए, तो मान लेते हैं उसको 280 सीट्स आए और उसने गवर्नमेंट बना ली। अब दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या किया है कि उसके 10-15 एमपीज़ को अपने तरफ कर लिए, उनको बोले कि आप मेरे पास आ जाइए, मेरी गवर्नमेंट बन जाएगी तो हम आपको जो मिनिस्टर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लालच दे दिए। तो इसमें से मान लेते हैं कि 20 इसके जो एमपीज़ हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में आ गए, और वो अब इससे क्या हुई, 260 हो गया सीट्स, तो इससे गवर्नमेंट तो गिर जाएगी, गवर्नमेंट फॉल्स, देयर इज अ लैक ऑफ मेजोरिटी, 280 से सीधे हम घट करके 260 में आ जाएंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी और उस पॉलिटिकल पार्टीज़ की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकार बन जाएगी। तो पहले ये चीज़ बहुत होता था। तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया है, यही एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। अब इस एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या बोला गया कि अगर जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज से आप इलेक्शन लड़ते हो और इन द मीन वाइल आप उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ करके, तो क्या होता था कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या किया गया कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से जो कैंडिडेट लड़ते हैं वो अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उनकी जो एमपीज़ का जो वो है पोस्ट वो उनसे छीन लिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है एमपी के पोस्ट से। और सिर्फ यही नहीं, वो अब उस साल तक, मतलब मान लेते हैं कि 5 साल तक गवर्नमेंट रहती है ना, तो मान लेते हैं तीसरे साल वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिए, तो अब वो 2 साल तक इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते उस पॉलिटिकल पार्टी। अब वो फ्रेश इलेक्शन कब लड़ेंगे, जब वो 5 साल का टर्म पूरा हो जाएगा, जब दूसरे बार जो इलेक्शन होगा तब। इससे क्या हो गया, एमपी सब या एमएलए सब डरने लगे कि भाई अगर हम उस पॉलिटिकल पार्टी में चले गए तो मेरी जो मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे तो बात की बात है, जो हम एमपी हैं अभी वो भी नहीं रहेंगे, हमको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा रिफॉर्म लाया गया। दूसरा रिफॉर्म इसमें क्या लाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं
आपको जो है नॉमिनेशन करते वक्त अपना पूरा डिटेल्स देना पड़ता है कि आपके पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज़ है, कहीं आप बैंकक्रप्ट तो नहीं है, आपके ऊपर क्या क्रिमिनल चार्जेस है वो बताना पड़ता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि अब ये रूल्स बनाने जा रही है सुप्रीम कोर्ट, ये डिक्लेयर करने की अब जो भी कैंडिडेट्स के पास इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड से ज़्यादा होगा तो उनको इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट एक लॉ लेके आने की बात इसमें हो रहा है, इसमें एक जजमेंट आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है कि अब हमको पता रहेगा कि इस कैंडिडेट्स के पास ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है या ये है, तो हो सकता है उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाए, या हो सकता है हम उसको वोट ही नहीं करें ना। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे किया गया। यहाँ पे अब कुछ सजेशन है, यहाँ पे ये तो रिफॉर्म्स किया गया जो गवर्नमेंट ने किया है, यहाँ पे अब कुछ सजेशन भी किया गया, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस भी हमने जो है आए। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट आर द सजेशंस, क्या इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ, तो सजेशन आपसे पूछेगा सजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम सजेशन देंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक कानून आना चाहिए जहाँ पे जो इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मैटर्स है उसको रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा, हम वुमेन को 1/3 सीट्स देंगे, 1/3 सीट्स देंगे वुमेन को, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ ये काम करेंगे। तीसरा, स्टेट फंडिंग होगा कि भाई राज्य भी फंडिंग करेंगे, गवर्नमेंट फंडिंग करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। चौथा, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो है इंटरनल इलेक्शन होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसीज़ होना चाहिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस है जो कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए क्या है ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना ही आपसे पूछ सकता है। तो ये मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, मैंने डिस्कस कर लिए। अब एक जो लास्ट चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उससे उतना कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। यही पूछेगा आपसे, यही पूछ सकता है कि ज़रा बताइए कि एक्सप्लेन हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ एफिशिएंट। ये आपसे बोल सकता है कि ज़रा बताइए कि कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है। तो अब क्या बताओ कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो टाइम टू टाइम कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो भी इम्पोर्टेंट प्रोसीजर उसको फॉलो करते हैं। जैसे कोई भी लॉ बनता है तो वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग्स होती है, तब डिसाइड होता है कि कौन सा लॉ बनेगा। उसका लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, फिर पार्लियामेंट में दोनों जगह इलेक्शन वोटिंग होती है, डिस्कशन होता है, तब फिर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, तब प्रेसिडेंट पास करते हैं, तब वो रूल लॉ बनता है। तो बहुत सारे स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे डिसीज़न जो है वैसा लिया जाता है कि जब सबसे सलाह मशवरा करके डिसीज़न लिया जाता है तो वो डिसीज़न ज़्यादातर क्या होता है, इफ़िशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है, सारे लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। दूसरा, हमने देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और क्यों इफ़िशिएंट है, क्योंकि अकाउंटेबल है वहाँ पे। हाँ, तो कोई भी सिटीज़न क्या वो जान सकते हैं कि क्या डिसीज़न लिया गया है, ये भी चीज़, यानी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया अकाउंटेबल, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। उसी तरीके से आप बता सकते हो कि डेमोक्रेसी जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी है। लेजिटिमेट मतलब जवाबदेही, जहाँ पे पीपल सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ हो गया। उसके बाद आप बताइएगा कि दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ यू कैन से डैट या इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ मोर कंट्रीज दैट फॉलो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर मोर डेवलप्ड। तो वो भी आप बता सकते हो कि 1950 से 2000 के बीच में हमने क्या देखा कि डिक्टेटरशिप में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भले ही वहाँ पे डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक फॉर्म से गवर्नमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुए हैं, लेकिन स्लाइटली कम हुए हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो बाकी गवर्नमेंट से उसको क्या बनाता है, अलग और सबसे अच्छा बनाता है। वो फीचर क्या है कि पीपल हैव गॉट द राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। लोगों के पास वहाँ पे पावर्स दी गई कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा आप चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सिर्फ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे पॉपुलेशन के साइज़ पे, उस देश का बाकी देशों से रिलेशन क्या है, ठीक है, ट्रेड रिलेशन अच्छा है कि नहीं है। अगर नहीं अच्छा है तो डिक्टेटरशिप भी है तो भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, और अगर रिलेशन नहीं अच्छा है तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है तब भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाएगा अच्छा, ठीक है। क्या दूसरी कंट्रीज़ उसको कॉपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ हो गया। उसके बाद तीसरा एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछ सकता है कि ज़रा बताइए तो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को क्या डेमोक्रेसीज़ ने रिड्यूस किया है, क्या वहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो देखिएगा कि हमने देखा कि इनइक्वालिटीज़ तो
लॉ के अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में इनइक्वालिटीज़ को एकदम ही फेवर नहीं, मतलब नहीं किया गया है, इक्वालिटी को फेवर किया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो भले ही वहाँ पे कहीं कहीं जगह पे इनइक्वालिटीज़ है, लेकिन कानून के नज़र में इनइक्वालिटी गलत है, और इस चीज़ को देखते हुए डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अब क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो थोड़ा है, वो क्या है, वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। हम ये देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसीज़ जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें उसका एक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि वो लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करता है, लोगों को एक डिग्निटी रेस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, जो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। और ये एक जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग बनाता है। भले ही अब हर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में कुछ मेरिट डिमेरिट होते हैं, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी डिमेरिट्स है, लेकिन वो इसका एक मेरिट बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को क्या बनाता है, अलग बनाता है। वो ये है कि इन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट it promotes the dignity and freedom of the individual. So these are some of the important topics, important questions which are related to outcomes of democracy. तो hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही कंसाइज तरीके से सारे सिविक्स के चैप्टर्स को कवर अप किया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसे शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी सिविक्स और बाकी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स को रिविज़न करने में आसानी हो। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन।